ये न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रचना। अगले आधे घंटे सुपरफास्ट 100 में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और मैं हूं राजीव शर्मा। सीधे चलते हैं खबरों के उस दौर पर जो रखता है आपसे सरोकार। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान के लिए कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है। संघ ने भी दबाव बना दिया है कि 13 सितंबर को मोदी के नाम का ऐलान हो जाए, चाहे आडवाणी भले न माने। दरअसल कल मोदी के नाम पर आडवाणी को मनाने की सारी कोशिशें बेकार हो गई। राजनाथ सिंह को आडवाणी ने साफ कह दिया कि सभी वक्त नहीं है और अभी मोदी के नाम के ऐलान से भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दे दब जाएंगे। नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर बीजेपी के अंदर रूठने और मनाने का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह मुरली मनोहर जोशी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वही सूत्र बताते हैं कि अगर मोदी पीएम इन वेटिंग बने तो सुषमा स्वराज को प्रचार समिति की कमान मिल सकती है और अरुण जेटली सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। उधर सुशील मोदी ने अपने ट्वीट पर सफाई दी है। सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें आडवाणी को नसीहत नहीं दी थी। है कि कहीं न कहीं जनता की नब्ज को समझने में और कहीं न कहीं कोई चूक हो रही है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे समय में जिस तरह से आडवाणी जी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी उसी प्रकार और आडवाणी जी को आगे आकर और नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करनी चाहिए। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि आडवाणी को खुद ही नरेंद्र मोदी का नाम आगे करना चाहिए था, उन्होंने वाजपेयी का नाम आगे किया था। वहीं पूरे विवाद के बीच आज संघ प्रमुख मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों के बीच मुलाकात गांधीनगर में होनी है। मोदी ने एबीसीडी के बहाने कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाए थे, तो अब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने जवाब दिया है। तिवारी ने कहा कि मोदी की किताब एफ यानी कि फेकू से शुरू होती है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी से पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की तैयारियों पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने चुटकी ली। उन्होंने मोदी का नाम लिया बगैर कहा कि आजकल कोई भी रामू सामू दामू पीएम कैंडिडेट बन जाता है। यूपी के कुशीनगर में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने गुजरात के विकास में मोदी के रोल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी गलत दावे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद सुबोधकांत सहाय ने मोदी पर निशाना साधा है। सहाय ने मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जाने के लिए हो रही कवायद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आगरा में चल रही समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक से गायब रहने वाले मंत्री आजम खां पर पार्टी के अंदर से ही विरोध शुरू हो गया है। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि जो नहीं आए हैं उन्हें कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने भी आजम खान पर इशारों में निशाना साधा है। तो पार्टी की सभी बराबर है, सभी की समानता है, सबका कद बराबर है। कोई आदमी अपने को पार्टी से बड़ा अपना कद अलग समझे, ये उसकी गलतफहमी है और हम सब इससे सहमत। सभी लोग नेताजी की बदौलत जिंदा, जिसको गलतफहमी के नेता की बदौलत हम पार्टी में अलग से हैं, उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। देश का माइनॉरिटी किसी माइनॉरिटी के नेता कहने वोट नहीं देता। किसी को गलतफहमी न होना चाहिए कि उसके माध्यम से वोट मिल रहा है। वोट सीधा सीधा मुलायम सिंह जी को मिलता है और सब लोग मुलायम सिंह जी के साथ। आज जोधपुर कोर्ट में आसाराम बापू की मेडिकल रिपोर्ट पेश होगी। मेडिकल रिपोर्ट के पेश होने के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि उन्हें घर का खाना और दूसरी सुविधाएं दी जाएं या फिर नहीं। आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर जेल में घर के भोजन की मांग की थी। इसको लेकर जेल प्रशासन की तरफ से आसाराम का एमआरआई टेस्ट भी कराया गया। इस टेस्ट के जरिए आसाराम की सेहत की जांच हुई और मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई। उधर गिरफ्तारी के डर से भागी फिर रही आसाराम की करीबी और छिंदवाड़ा आश्रम की स्टाफ शिल्पी की अग्रिम जमानत पर भी आज सुनवाई होनी है। शिल्पी ने जोधपुर कोर्ट में अपने वकील के मार्फत से अर्जी लगाई है। शिल्पी ने अग्रिम जमानत की अर्जी में दावा किया है कि वो ना तो कभी आसाराम से मिली है और ना ही उनसे फोन पर बात की। उसने ये भी कहा कि वो छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन नहीं है बल्कि आश्रम की संचालिका है। शिल्पी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए सियासी साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। आसाराम के लिए एक और मुश्किल नासिक से सामने आई है।
जब उनके आश्रम को गौशाला के लिए ली गई जमीन बताया गया। गोदावरी नदी के किनारे जहां ये आश्रम है वो ग्रीन जोन में आता है। महानगर पालिका ने आश्रम को जमीन को खाली कराने के लिए 3 दिन का नोटिस थमा दिया है। मध्य प्रदेश के देवास में एक रिटायर्ड डीएसपी ने आसाराम के आश्रम के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया। रिटायर्ड डीएसपी हरीश शर्मा ने आरोप लगाया कि आश्रम के लोग उनकी जमीन हड़पने की खातिर कई बार धमकी दे चुके हैं। आसाराम को डिमांड नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है। गाजियाबाद नगर निगम आज आसाराम के आश्रम के टैक्स बकाये को लेकर नोटिस जारी करने पर फैसला लेगी। आसाराम के नंदग्राम आश्रम पर 5 लाख से ज्यादा का बकाया है। आसाराम के इंदौर आश्रम के खिलाफ एक केस कोर्ट में दर्ज किया गया है। इसमें आसाराम के अलावा उनके बेटे नारायण साईं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आरोपी बनाया गया है। इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को इंदौर स्पेशल कोर्ट में होगी। दरअसल आसाराम के इंदौर आश्रम के लिए लीज पर जमीन दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए दी गई थी। आरोप है कि जितनी जमीन लीज पर दी गई उससे ज्यादा कब्जा कर ली गई। साथ ही आश्रम के लिए दी गई जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया गया। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल में आसाराम से जुड़ी एक झांकी पर विवाद हो गया है। झांकी के साथ एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें बताया गया कि आसाराम का प्रवचन सुनना चाहते हैं तो जेल जाएं। मुजफ्फरनगर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि हर तरफ सेना के जवानों और पुलिस वालों का पहरा लगातार जारी है। इस बीच प्रशासन ने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 7 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी है ताकि लोग बाजार से खरीदारी कर सकें। मुजफ्फरनगर में हिंसा की कोई नई वारदात सामने नहीं आई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर में 38 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर और दूसरे जिलों में हुई हिंसा को मिलाकर अब तक 43 लोगों की जान गई है। मुजफ्फरनगर हिंसा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह सचिव समेत टीएस, एसएसपी, डीआईजी से जवाब मांगा है। हिंसा की सीबीआई जांच की मांग पर हाईकोर्ट ने अफसरों से जवाब मांगा। 18 नवंबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर मुस्लिम संगठन अखिलेश सरकार से खासे नाराज हैं। फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने अखिलेश सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अखिलेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मौलाना कलबे जव्वाद और राशिद फिरंगी महली ने कहा कि जो सरकार लोगों की जान नहीं बचा सकती उससे कैसी उम्मीद की जाए। बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता हुकुम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के विरोध में 30 बीजेपी विधायक मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए हैं। बीजेपी हुकुम सिंह के अलावा 4 विधायकों के खिलाफ मुकदमे का विरोध कर रही है। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। हिंसा के डर से सैकड़ों परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह लिए हुए हैं। वहीं कई जगहों पर दोनों समुदाय के लोग शांति की अपील कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक प्रधान सद्भाव की अलख जगा रहे हैं। खरात गांव के प्रधान विजेंद्र सिंह ने अपने घर में करीब 150 लोगों को शरण दी है। यूपी के शामली में अफवाहों के बाद हुई फायरिंग को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 6 लोगों को पकड़ा है। पूरे मामले को खुद एडीजी भी गंभीर मानकर जांच की बात कर रही है। मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा का आसपास के जनपदों के कारोबार पर भी असर पड़ा है। हिंसा और तनाव के चलते मेरठ के बाजार सूने हैं। दुकानदारों ने दुकानें तो खोली हैं, लेकिन बाजार में ग्राहक बेहद कम है। अजमेर शरीफ के दीवान सैयद जैनुल ओबेदीन ने मुजफ्फरनगर हिंसा पर दुख जाहिर किया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बीच मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में दारुल उलूम देवबंद ने सीबीआई जांच की मांग की है। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर यूपी सरकार के मंत्री रामकरण आर्या ने शर्मनाक बयान दिया है। मंत्री जी की जुबान फिसली और उन्होंने कह दिया कि इस तरह की खामियां तो समाज में होती रहती हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। विजयवर्गीय ने कहा कि आरोप लगाना दिग्विजय सिंह का पुराना धंधा है। दरअसल दिग्गी राजा ने मुजफ्फरनगर हिंसा को बीजेपी की साजिश कहा था। आरएलडी विधायक वीरपाल राठी ने मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए मुलायम सिंह यादव को दोषी ठहराया है। राठी ने कहा कि मुलायम लोगों से माफी मांगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये साजिश समाजवादी पार्टी ने ही रची। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी ने मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। साथ ही प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को भी घेरा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। दरअसल पवार ने कहा था कि फाइलों पर दस्तखत करते हुए मुख्यमंत्री के हाथ कांपते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को प्रमोट करने में लग गए हैं। बुधवार को पटना में पार्टी नेताओं की बैठक में लालू के बेटे तेजस्वी यादव भी शरीक हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कमर कस ली है। आरजेडी 21 सितंबर से 30 सितंबर तक जिला सम्मेलन और फिर उसके बाद 20 से 30 अक्टूबर तक पार्टी विधानसभा सम्मेलन करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया है कि साल 2015 तक बिहार में बिजली सप्लाई दुरुस्त कर दी जाएगी। जहानाबाद में हुलासगंज में उन्होंने कहा कि अगर बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो अगले विधानसभा चुनाव में वोट मांगने नहीं आएंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ पार्टी के ही एक सांसद ने मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू सांसद पूर्णमासी राम ने नीतीश को हिटलर बताया है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पीपी नावलेकर ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार के मंत्री और अधिकारी जांच में सहयोग नहीं करते हैं। नावलेकर का कहना है कि समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने से जांच में दिक्कतें आती हैं। नजफगढ़ में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का लोगों ने जमकर विरोध किया। हरियाणा के अंबाला शहर से कांग्रेस विधायक विनोद शर्मा ने विधानसभा में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन को भरोसा दिलाया कि सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 10% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रामबाबू यादव के खिलाफ औरैया की सीजेएम कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। रामबाबू यादव पर एक महिला के यौन शोषण की कोशिश और उसके साथ मारपीट का आरोप है। यूपी के रायबरेली में समाजवादी पार्टी के एक नेता की दबंगई सामने आई है। मुंशीगंज में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने एसपी के कुछ समर्थकों को पकड़ा। इसके बाद मौके पर नेता आरपी यादव पहुंच गए और चेकिंग करने के साथ ही सिपाही के साथ उलझ गए। देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने रायपुर में युवाओं को एकजुटता का मंत्र दिया। अयोध्या में 13 सितंबर को 84 कोसी परिक्रमा के होने वाले समापन कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तराखंड में जून में आई तबाही के बाद केदारनाथ मंदिर में पसरा सन्नाटा बुधवार को मंत्रोच्चार के साथ खत्म हो गया। पूजा से पहले मंदिर का शुद्धिकरण और फिर प्रायश्चित्तीकरण किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने केदारनाथ मंदिर में पूजा शुरू होने पर खुशी जाहिर की। बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की कामयाबी है कि आपदा के महज 86 दिन के बाद मंदिर में दोबारा पूजा शुरू हो सकी। अभी केदारनाथ मंदिर में फिलहाल किसी भी श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मंदिर की यात्रा बहाल करने के लिए 30 सितंबर को एक बैठक बुलाई गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ में पूजा शुरू होने पर शिवभक्त भी खासे उत्साहित दिखे। चमोली में लोग विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद और शहरी विकास मंत्री प्रीतम पवार से केदारनाथ यात्रा जल्द शुरू करने की मांग भी करने लगे। मुंबई में मानसिक रूप से कमजोर एक महिला के साथ रेप की खबर आने के बाद डीबी मार्ग थाने में जमकर हंगामा हुआ। मुंबई के बांद्रा में नाबालिग से गैंगरेप करने और एमएमएस बनाने के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक महिला भी आरोपी है जिसने लड़की को इन लड़कों से मिलवाया था। हिमाचल के सोलन में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर होटल में गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। मुंबई के नालासोपारा में 13 साल की बच्ची के यौन शोषण की कोशिश के आरोप में उसकी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इस महिला ने अपनी बेटी को अपने प्रेमी के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता में 5वीं क्लास की एक छात्रा की मौत के लिए सीनियर्स को जिम्मेदार ठहराया गया है। घर वालों का आरोप है कि उसका लंच बॉक्स सीनियर्स छीन लेते थे और स्कूल के बाथरूम में बंद कर देते थे। अलीगढ़ पुलिस लाइंस में 2 पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच में जमकर मारपीट हुई। जख्मी हालत में कांस्टेबल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। इंदौर में इनकम टैक्स की टीम ने इंदौर विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर छापेमारी की और लेखा विभाग के कई अधिकारियों से पूछताछ की। यूपी के कौशाम्बी में मकान गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। छापेमारी की और लेखा विभाग के कई अधिकारियों से पूछताछ की।
यूपी के कौशाम्बी में मकान गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में दिन दहाड़े 12वीं की एक छात्रा को वैन से आए बदमाशों ने किडनैप कर लिया। वारदात के समय छात्रा का भाई भी उसके साथ था। गुड़गांव में एक गेस्ट हाउस पर पुलिस ने छापा मारकर 3 लड़कियों और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकतें करने का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। अनशन पर बैठे एक छात्र को पुलिस हटाने आई थी, जिसका उसके साथियों ने विरोध किया। दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 48 में एक बुजुर्ग ने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। चेन्नई के रहने वाले चंद्रमोहन ने उस वक्त सुसाइड किया जब उनके बेटे और बहू ड्यूटी पर गए हुए थे। गुड़गांव में सोहना रोड पर एक हादसे में बीबीए के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी के कानपुर में फर्जी फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। बर्रा इलाके से ये शख्स खुद को फूड इंस्पेक्टर बताकर दुकानदारों से पैसे ऐंठता था। एक दुकानदार को शक हुआ, उसने इसे धर दबोचा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब के संगरूर के जेल के 4 पुलिसकर्मियों और एक फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। जेल के 5 स्टाफ जो कैदी बीमार नहीं रहते थे, उन्हें भी बड़े अस्पतालों में रेफर करते थे। नोएडा पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का सहारा लेने का फैसला किया है। गार्ड्स अब पुलिस की पीसीआर वैन के साथ साथ थानों में भी नजर रखेंगे। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में स्कूल यूनिफॉर्म बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत आग की लपटों में घिर गई। फेसबुक पर प्यार हुआ, लेकिन जब बारात लेकर एनआरआई दूल्हा पंजाब के फगवाड़ा के लाल पैलेस पहुंचा तो वहां दुल्हन ही नहीं थी। जब दूल्हा परमजीत ने लड़की को फोन किया तो वो टालती रही। आखिरकार बगैर दुल्हन के ही दूल्हे को बैरंग लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में पिछले 4 दिनों से एक हाथी पानी के तालाब में फंसा हुआ है। दलदल में फंसे हाथी को निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कोशिश नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुल नहीं होने के चलते बच्चों को नदी पार कर स्कूल जाना होता है। ये आलम मछुआला झाला इलाके का है, जहां पर नदी पर आज तक पुल नहीं बना और बच्चों को जोखिम में डालकर रात को नदी को पार करना पड़ता है।